हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप सभी लोग का अब एग्जाम बहुत पास में है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, चाहे वो एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर में हो या बीए एलएलबी का जो प्रोग्राम है उसके फर्स्ट सेमेस्टर में हो। पेपर आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट 1। ठीक है ना, जिसमें सेक्शन कितने कवर होते हैं, सेक्शन 1 से लेके 75 तक कवर होते हैं। ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है और साथ साथ और भी जो लॉ के विषय है वो सही से नहीं पढ़ा है और आपका अगले महीने एग्जाम है या दिसंबर लास्ट से एग्जाम है और आप अच्छे से पढ़ाई करके अपने एग्जाम को जो है वो लिखना चाहते हो, तो आप हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और उसमें जा करके हमारे जो सेमेस्टर एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन में जा करके आप हमारा जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत नॉमिनल से कॉस्ट में है, जिसमें आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग के साथ सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करी गई है, खासकर जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उनकी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 से 75 तक मैंने बता दिया है कि ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पार्ट है वो 1 कवर करता है। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ PYQ हैं, उन सब का मैं इम्पोर्टेंट एक PDF आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, अगर टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां भी ये आपको PPT जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या है पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित कीजिए। हिंदी में मैं जहां तक हो सकेगा वहां तक मैं बताऊंगी। डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही पढ़ाया है, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या इसेंशियल चीजें होनी चाहिए, क्या क्या इसेंशियल चीजें होनी चाहिए। तो अगर आपका इसमें आंसर का हम फॉर्मेशन देखें, क्योंकि बहुत सारे चीजों को जो बताने का तरीका है वो तो हम लोग बता ले जाते हैं, लेकिन जब बात आती है आंसर राइटिंग की, आंसर लिखने की, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे पढ़ें और किस क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखें। जैसा क्वेश्चन पूछा है उसी के अकॉर्डिंग उसका जवाब अगर देंगे आप, तभी आपको अच्छे मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है ना। और मैं एक बात और बताने देना चाहती हूँ कि बच्चे पूछ रहे थे कि मैम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देंगी, क्या अगर हम लोग सिर्फ उसको लगा लें तो हम लोग पास हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में? बिल्कुल पास हो जाएंगे, अगर कम से कम इतना भी आप पढ़ करके जा रहे हो और अच्छे से तैयार करके जा रहे हो, जैसे मैं आपको आंसर का फॉर्मेट बता रही हूँ उस अकॉर्डिंग, तो आप डेफिनेटली अगर 100 मार्क्स का है जिसमें कुछ 90 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा अगर एलएलबी में है तो 3 ईयर प्रोग्राम में, और अगर BLLB में है तो 70-30 का होता है, तो 70 के रिटर्न में कम से कम आपका 60 से 70 के बीच में आराम से परसेंट तक इसमें आप गेन कर ले जाएंगे, अगर सिर्फ आप इतना भी करके जाते हैं तो। ठीक है ना। चलिए, तो डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप डेफिनेशन 2H, सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, 1872 का। आप इसमें क्या डेफिनेशन दिया गया है पढ़िए। ठीक है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करेंगे कि अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले सेक्शन लिखें और उस सेक्शन में जैसा डेफिनेशन दिया हुआ है, क्योंकि मुश्किल से एक लाइन का डेफिनेशन है, एज इट इज उसको लिखे। ठीक है ना। फिर अपने लेमन टर्म में आप उसके उसके बाद जो है डेफिनेशन जैसा चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जरूर कोशिश रहे कि ये आपको जरूर लिखना ही है, साथ में जैसा बेयर एक्ट में इसका डेफिनेशन दिया है वैसे लिखना है। अब इसेंशियल, इसेंशियल इसेंशियल क्या होता है भाई? इसेंशियल कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है उसकी क्या क्या इसेंशियलिटी होती है। क्या एक 18 साल से कम का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? क्या अनसाउंड माइंड जो व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है?
ऐसे सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने बताया है। साथ ही साथ मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर और पीपीटी भी आपको प्रोवाइड किया है इस पे, इसेंशियलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन पे, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे बनेगा, देखिए पहले इंट्रोडक्शन, किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे बनता है पहले ये जानिए, इंट्रोडक्शन। दूसरा जो है वो बॉडी, बॉडी में क्या क्या चीजें आप डालते हो, ठीक है, टाइप्स डालते हो, टाइप्स डालते हो, इसेंशियलिटी डालते हो, इसेंशियल्स उसके डालते हो, बताते हो। दूसरा केस लॉज डालते हो। चौथा इलिस्ट्रेशन डालते हो, इलिस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल्स डालते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या डाल सकते हो, नेक्स्ट अपना कोई भी एक्स्ट्रा अगर कोई चीज, जैसे कि कभी कभी होता है कि आपको टर्म्स कंडीशन लगा करके दे देता है, पूछ लेता है क्या ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो वहां पे आपको अपना ओपिनियन रखना पड़ता है, तो आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो है, लास्ट में अपना आप क्या दे सकते हैं भाई, कंक्लूजन दे सकते हैं, कंक्लूजन, ठीक है। जो जैसा क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग आपको क्या कंक्लूड करना है ये आपको लिखना है, ठीक है ना, कि क्या ये चीज सही है या फिर ऐसे ऐसे चीज करेंगे, मतलब कंक्लूजन में आपको ये लिख देना है कि जो भी आपने अभी तक लिखा उसको आधे से एक पेज में हमको समेट देना है, यही कंक्लूड आपको कर देना है, ठीक है ना। फिलहाल जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसमें आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहता है, लेकिन इस लेवल पर आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि कुछ इलिस्ट्रेशन दे दिया जाता है जिसमें जैसे दे देगा 2 नंबर का वो इलिस्ट्रेशन दे देगा, 2 नंबर या 5 नंबर का, जिसमें आपको कंडीशन दे देगा, सिचुएशन दे देगा कि भाई एक लड़का है जो अभी 17 साल का है और वो अपना घर जो है दूसरे को बेचना चाहता है, तो क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड होगा, तो आपको वहां एक स्टेटमेंट में बताना होगा कि अगर बता दीजिए कि यस अगर है तो हाँ, इसेंशियल को फॉलो करता है तो यस, अगर नहीं तो नो, ठीक है ना। और नो क्यों है, अगर आपको ज्यादा लिख देना है तो नो अगर आप लिखते हो तो वहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की आप इसेंशियलिटी बताओगे, और वैलिड की कॉन्ट्रैक्ट की इसेंशियलिटी को वो फॉलो नहीं करता है, ये इलिस्ट्रेशन, दैट्स व्हाई ये जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होगा। तो ऐसे अपना एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो किसी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो चलिए ये समझ में आया कि क्या कैसा बॉडी स्ट्रक्चर रहना चाहिए, कैसे आंसर का फॉर्मेटिंग रहना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें हम, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है भाई, तो डिफाइन करेंगे सेक्शन 2H में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और फिर उसके बाद इसेंशियल्स बता देंगे कि क्या क्या इसेंशियल है, ठीक है ना। अब जैसे कि पार्टी जो है वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी मेजर होनी चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उसको, ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए उसका, ठीक है। और ये सारी चीजें क्या है, इसेंशियलिटी है। तो इसेंशियलिटी मैं फिर से आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस है, तो मैं बताते जाऊंगी आपको क्या क्या लिखना है, तो इसमें ये आपको लिख देना है। अब यहाँ देखिए, व्हेन डज एन एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, और व्हाट इज एन एग्रीमेंट, व्हाट आर इसेंशियल। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट दूसरे तरीके का है कि व्हेन डज एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट, कब एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो कब बनता है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भाई, ऐसा एग्रीमेंट जब वो इन्फोर्सेबल होगा बाय लॉ, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। और ये कौन बोलता है, सेक्शन 2H, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखो, व्हाट इज एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या है, प्रपोजल जब एक्सेप्टेंस उस पर दिया जाता है, ठीक है ना, एक होता है प्रोमिसर, एक होता है प्रोमिसी, और जब दोनों एक दूसरे के जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या बनता है भाई, एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ एग्रीमेंट को बता देना है, एग्रीमेंट का डेफिनेशन आपको बता देना है यहाँ पे। अब व्हाट आर इसेंशियल, यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या इसेंशियल्स है, ठीक है ना। यहाँ पे पूछ रहा है एग्रीमेंट का क्या क्या इसेंशियल है, एग्रीमेंट का क्या क्या इसेंशियल है, ठीक है। तो एग्रीमेंट के इसेंशियल बता दोगे, मतलब आप 6 से 7 लाइन में इसका आंसर एक अच्छा सा लिख दोगे, और चाहो तो 2 पेज में भी इस आंसर को दे सकते हो। ये डिपेंड करेगा आप कैसे समझोगे कि इसका लॉन्ग लिखना है को आंसर की शॉर्ट लिखना है आंसर, तो आप नंबर से डिसाइड करोगे। अगर यही यही जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर में आ रहा है तो आप पूरा डिफाइन करोगे कि प्रॉमिस क्या है, ठीक है,
फिर प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, पूरा करते हुए कैसे एग्रीमेंट फॉर्म होता है, फिर एग्रीमेंट के बाद कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, फिर क्या क्या एग्रीमेंट की एसेंशियलिटी होती है, फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, मतलब पूरा आप कैसे कर पाओगे नंबर्स के अकॉर्डिंग। अगर ये 10 नंबर के क्वेश्चन में आ रहा है तो आप इसको लंबा करके लिखोगे, कम से कम 4 से 5 पेज लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर ये 5 नंबर में आ रहा है तो 2 पेज में आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, 1.5 से 2 पेज में, ठीक। चलिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस। ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो लेक्चर हम लोग ने ऐप पे लिया है उसमें मैंने बताया है कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो तो एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट बना है तो वो पहले एग्रीमेंट रहा होगा, क्योंकि जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो बिना एग्रीमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा नहीं। लेकिन हम ये कह दें कि एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट, हर एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही। समझ में आ रही है बात। मतलब अगर मान लीजिए एग्रीमेंट बन गया लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं हो पा रहा है, लॉ लॉ द्वारा उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा रहा है, तब तो वो एग्रीमेंट का एग्रीमेंट ही रह गया, कॉन्ट्रैक्ट तो वो बन नहीं पाया। अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट बना है तो ऑब्वियस सी बात है वो एग्रीमेंट से इन्फोर्सेबल होकर के आया है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसी बात को कह रहा है, तो आप इसको डिस्कस करोगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है डिफाइन। डिफाइन आपको बस डिफाइन अपना बेयर एक्ट आप साथ में लेकर के बैठिए, ठीक है। बेयर एक्ट अगर आपने नहीं खरीदा है अब तक तो कम से कम मोबाइल में आपके बेयर एक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। तो बेयर एक्ट में आप देखिए यहाँ पे, एक मिनट, देखिए बेयर एक्ट में डिफाइन द फॉलोइंग बात कर रहा है। अब जब भी बात करें डिफाइन द फॉलोइंग तो यह हमेशा 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मुश्किल से 3-4 लाइन या आधा पेज में आप इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रपोजल जो है वो किस में डिफाइन है भाई, ये जो है 2A में, 2A में जो है प्रपोजल डिफाइन है, और ये क्या कह रहा है कि व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence he had said make a proposal। बस आपको 2A जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के बेयर एक्ट में दिया है बस उतना ही यहाँ पे लिखना है, जो मुश्किल से 3 लाइन में आपका हो जाएगा, मुश्किल से, वैसे 2 लाइन में भी हो जाएगा आपका। ये आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसमें आपको अब अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह अगर बात करें हम एक्सेप्टेंस की, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस की भी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आप डाल देंगे, और ये भी बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग ही आप डालेंगे, जो जैसा बेयर एक्ट में डिफाइन किया गया है एज इट इज इसको लिख दीजिए। प्रॉमिस का भी वही है, कंसिडरेशन जो है 2D ये भी सेम बेयर एक्ट का ही, एग्रीमेंट भी सेम वही, इलीगल एग्रीमेंट सेम, ये वॉइडेबल और वॉइड एग्रीमेंट सेम। मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं आपको जिसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी कहते हैं, जो सेक्शन 2 में गिवन है, जो मैंने बड़े अच्छे से आपको पढ़ाया है, तो अगर डिफाइन करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जो मुश्किल से 1 या 2 नंबर के होंगे, तो उसमें बेयर एक्ट की सेम लैंग्वेज आपको जो है लिख देनी है, तभी आपको फुल नंबर इस पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी समझ गए आप। नेक्स्ट जो है वो है डिफाइन प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एंड एक्सप्लेन देयर एसेंशियल। देखो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, कैसे पता चल रहा है ये लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन का हम पार्ट कर पा रहे हैं। देखो एक पार्ट यहां से यहां तक कर लिया, ठीक है, और एक पार्ट जो है यहां से लेकर के यहां तक, तो ये जो क्वेश्चन आप लिखोगे तो ये 5 नंबर से कम में तो जाएगा ही नहीं। कैसे कह रहा है कि पहले तो डिफाइन करो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को, और डिफिनेशन इसका कहां से देंगे भाई, बेयर एक्ट के इंटरप्रिटेशन क्लॉज 2 से देंगे, एज इट इज देंगे, ठीक है। एंड एक्सप्लेन देयर इसेंशियल, और इसके इसेंशियल भी आप लिखिए कि क्या
प्रपोजल बनने के लिए क्या क्या इसेंशियलिटी होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस बनने के लिए क्या क्या इसेंशियलिटी होनी चाहिए, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आप एक पेज में इसको लिख ले जाएंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द डिफरेंट रूल्स रिगार्डिंग द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये भी कह रहा है कि जितना भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में रूल है जो किससे रिलेटेड है भाई, प्रपोजल से और एक्सेप्टेंस से, मतलब जितना भी आप कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल और एग्रीमेंट से रिलेटेड बातें पढ़े हैं वो सब इसमें आप डाल दीजिए। ठीक है ना, तब ये क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी में कह रहा है और करके दिया है, और याद रखिएगा कि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन दे दिया और 5 में से आपको पूरे के पांचों करने हैं। आपको 5 क्वेश्चन देगा, उसमें से 3 ऑप्शन रहेगा, 3 आप 5 में से 3 कोई भी कर सकते हो। इसी तरह 10 में से 8 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, ऐसे ऑप्शन देते हैं, इसीलिए और करके यहाँ पे दिया है मैंने। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन ऑफर, जनरल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखो अब डिटेल्ड यहाँ पे कह दिया, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये? लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने ऑफर के बारे में बड़ा अच्छे से आपको बताया था। ऑफर में आपको जनरल ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों केस लॉज के साथ मैंने बताया था, जिसमें कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का केस था। ठीक है, वो था गौरी दत्त का केस था। ठीक है ना, तो ये जो है ये जो क्वेश्चन है डिमांड कर रहा है कैसा आंसर। पहले तो आप एक्सप्लेन करिए इन तीनों टर्म को, फिर उसके बाद जनरल ऑफर का कुछ, पहले एक ऑफर का कुछ इलिस्ट्रेशन दे दीजिए। ऑफर का कुछ क्या दीजिए? इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन मतलब जान रहे हैं कि एग्जाम्पल। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर केस है तो केस। ठीक है, फिर जनरल ऑफर आप डिफाइन कीजिए। जनरल ऑफर आप डिफाइन कीजिए, डिफाइन तो कर ही देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। इसके साथ साथ आप इसके केस लॉज और इलिस्ट्रेशन दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप एक्सेप्टेंस का जो है वो केस लॉज दीजिए और इलिस्ट्रेशन दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है। पहले तो इन तीनों टर्म को बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है भाई? एक्सप्लेन करना है। फिर ऑफर का अगर कोई इंपॉर्टेंट केस है तो केस दीजिए और इलिस्ट्रेशन दीजिए। फिर जनरल ऑफर का केस लॉज दीजिए, इलिस्ट्रेशन दीजिए। फिर एक्सेप्टेंस का केस दीजिए और इलिस्ट्रेशन दीजिए। उसके बाद कंक्लूड आपको करना है तो उसको कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, यहां कह रहा है, देखिए डिस्कस द मोड्स ऑफ रेवोकेशन और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एज कॉन्स्टिट्यूट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो मैंने एक लेक्चर ही पूरा डाला है रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि कैसे हम अपने जो ऑफर जब या जो प्रपोजल या जो कॉन्ट्रैक्ट करे हैं, ठीक है ना, बोला है ना रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कैसे अपने एक्सेप्टेंस या प्रपोजल को हम खत्म करें, रिवोक करें, उन सारी चीजों के बारे में इस क्वेश्चन में आपको लिख देना है, जो मैंने आपको पीपीटी के साथ लेक्चर प्रोवाइड करे हैं ऐप पे, उसको देख लीजिए, बस वही कर दीजिएगा, जिसमें स्ट्रक्चर क्या रहेगा भैया? इंट्रोडक्शन, बॉडी, बॉडी में बहुत सारी चीजें, फिर कंक्लूजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर what a lighted match is to train of gun powder। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये कह लें कि फ्रेज है, जो हमको कॉन्ट्रैक्ट में दिखना रह रहा है कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर, मतलब आप किसी ऑफर का अगर एक्सेप्टेंस दे देते हो वॉट, तो उसको क्या कहा जा सकता है? वॉट अ लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर, मतलब कि किसी गन पाउडर पे कोई चलती हुई गाड़ी है, ट्रेन है, ठीक है ना, उस गन पाउडर से वो चलती हुई भरी हुई जो है वो ट्रेन है, और कोई इसमें माचिस जो है वो लगा दे, उस तरह का जो है ऑफर का एक्सेप्टेंस माना जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज पे एक्सेप्टेंस दे रहे हो, इट मींस
कोई गाड़ी जा रही है ट्रेन की पटरी पे, ट्रेन जा रही है और वो गन पाउडर से जो है वो लोडेड है, और आपका एक्सेप्टेंस देना ऐसा ही है जैसे माचिस की तीली उस ट्रैक पे फेंकना। ठीक है, जब आप उस ट्रैक पे फेंकोगे ट्रेन वाली ट्रैक पे, तो वो क्या कर जाएगा, गन पाउडर से रिएक्ट कर जाएगा। तो ये जो है, ये यही कह रहा है कि कैसे जो है एक्सेप्टेंस चीजों को फुलफिल कर देता है, या फिर एक्सेप्टेंस देने के बाद क्या हो जाता है। ऑफर का जब आप एक्सेप्टेंस देते हैं तो क्या क्या चीजें निकल करके आती हैं, ठीक है ना, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, ये सारी बातें आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मैंने आपको पढ़ाया है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट आप डाल देंगे इसमें, तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्टिंग्विश यानी कि डिफरेंसेस, डिफरेंसेस कह लें, डिफरेंसेस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, और डिफरेंसेस कभी 2 नंबर में भी आ जाते हैं, कभी 5 नंबर में भी आ जाते हैं, इससे लॉन्ग 10-10 नंबर में नहीं आते, या तो 2 नंबर में आएंगे या तो 5 नंबर, 5 नंबर से कमी में डिफरेंसेस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला डिफरेंस है वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। मैंने बड़े अच्छे से बताया है कि वॉइड एग्रीमेंट क्या है, वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या है, ठीक है ना। और डिफरेंसेस आप पूछते हैं कि कैसे लिखिए, ठीक है, तो या तो लाइन खींच के लिखिएगा तो भी ठीक है, लेकिन मैं ऐसे कहूंगी कि आप जो है यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट डाल दीजिए, वॉइड एग्रीमेंट डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पे पूरा वॉइड एग्रीमेंट लिख डालिए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं बता दूं आपको। देखो यहाँ पे लिखो डिफरेंसेस, डिफरेंसेस, डिफरेंसेस बिटवीन, लिख दिए। पहले लिखो वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट का आधा पेज लिख डालो, आधा पेज जो है वो लिख डालो। ठीक है, खत्म कर दिए, फिर यहाँ पे लिखो वर्डेबल एग्रीमेंट, वर्डेबल एग्रीमेंट। अगर ऐसे कर रहे हो तो भी अच्छा है, बेस्ट है, ठीक है, अगर लाइन खींच के करना चाह रहे हो तो भी कर लो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे ज्यादा करोगे तो पेजेस आपके ज्यादा भर जाएंगे। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, इसी तरह वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट का डिफरेंस, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटिव मैंने ये भी बड़े अच्छे से पढ़ाया है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां से इसका ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, इसमें टेंडर हो जाता है, टेंडर, मैंने टेंडर भी बड़े अच्छे से पढ़ाया है आपको। तो ये देख रहे हैं जितना भी पढ़ाया है उसमें से मोस्ट ऑफ चीजें निकल करके आ रही हैं, बस आप उतना ही पढ़ ले जाते हो तो अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ देखो, हु आर कम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन जो है वो कम्पिटेंट है, ये भी मैंने बताया है, वही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सबसे पहले बता दीजिए इस क्वेश्चन के आंसर में कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, ठीक है, और फिर हु आर कम्पिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर लिखो इसेंशियल टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या इसेंशियलिटी ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिख दो, उसके बाद इसेंशियलिटी डाल दो। अब एवरी पर्सन लिखो, एवरी पर्सन competent टू कॉन्ट्रैक्ट रूल्स फॉलोज सच टाइप ऑफ कंडीशन और रूल या इसेंशियलिटी। ठीक है, ऐसे जा करके आपका ये क्वेश्चन जो है पूरा होगा। ठीक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉम्पिटेंसी, वही चीज है, वही चीज है, दूसरे तरह का क्वेश्चन सेम है, लेकिन दूसरे तरह पूछने का इसका तरीका है, तो वो भी समझिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द competency to enter into a contract, who are competent to form a contract and then सेम क्वेश्चन है, वहां पे वो शॉर्ट पूछ लिया है, यहाँ पे एलोबरेट करके पूछ लिया है। ठीक है ना, और ये याद रखिएगा कि कभी भी आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन की साइज पे मत जाइएगा, क्वेश्चन जो जितने छोटे होते हैं ना उसका आंसर लिखना उतना मुश्किल होता है, जो क्वेश्चन जितने बड़े होते हैं ना उसका क्वेश्चन और उसको समझने का तरीका बहुत अच्छा आपको डेवलप हो जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन एकदम छोटा होता है ना उसको ये मत सोच के इग्नोर कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में तो क्या ही लिखे, इतना छोटा सा है, नहीं, क्योंकि ये देखो ये छोटा सा इतना क्वेश्चन, इसका बड़ा इतना भी हो सकता है, इससे बड़ा भी इस क्वेश्चन का जो है वो फॉर्मेशन किया जा सकता है, लेकिन आपको जो इसमें लिखना है वही इसमें भी लिखना है, तो नंबर जितना है क्वेश्चन का उससे आप डिसाइड कीजिएगा कि हमको कितना लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, भले वो 2 लाइन में पूछ लिया है,
अब नॉर्मल सा ऐसे में समझ लीजिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन है और बोल दिया डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, तो बस आप 2H लिख करके चले आओगे क्या? नहीं ना लिखोगे। 2H लिखोगे, फिर उसके बाद जो है इसेंशियलिटी लिखोगे, फिर उसके बाद जो है उसके रिलेटेड केसेस लिखोगे, और भी जो अदर सारी चीजें आपको याद आ रही है वो सोचोगे कि लिख दूं, क्योंकि ये कितने नंबर का है भाई? 10 नंबर का है। 10 नंबर का मतलब आपको 5 पेज तो भरने ही है, और अच्छी चीजें भरनी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के भर दो, ठीक है? तो जब पढ़े रहोगे अच्छे से सारी चीजें तो आप कर ले जाओगे इसको। अब यहाँ देखो, डिस्कस द कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज। ठीक है, चलो, डिस्कस द कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज ऑफ माइनर एंड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट 1872। देखो यहाँ माइनर का पूछ रहा है, माइनर का भी मैंने डिस्कस किया है ना। जैसे इसमें लीडिंग केस अगर बात करी जाए, देखो इसेंशियलिटी में ये भी एक इसेंशियल चीज है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि आप मेजर होनी चाहिए। इट मींस 18 साल से ऊपर, 18 साल या 18 साल से ऊपर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट, ठीक है? तो अगर कोई माइनर है तो अगर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर नहीं कर सकता। ये किस लीडिंग केस से आया? तो मोहरी बीवी बनाम दामोदर दास घोष के केस से आया। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो मोहरी बीवी का केस जो है, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बताओगे, इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताओगे, उसमें बताओगे कि मस्ट बी मेजर होना चाहिए, और मेजर को फिर एलोबोरेट करोगे तो लीडिंग केस बताओगे मोहरी बीवी बनाम दामोदर दास घोष का, ठीक है? फिर उसको कंक्लूड करोगे, तो ये ऐसे आप करोगे, ठीक है? अब लीगल इफेक्ट क्या होता है, ये सब मैंने इंडिया और इंग्लैंड दोनों को कंपेयर करके बताया हुआ है अपने लेक्चर में, ठीक है? चलो देखो, यहाँ पे यही कह रहा है नो पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ देखो वही क्वेश्चन है, लेकिन इतनी तरह से घुमा करके पूछा हुआ है। वही क्वेश्चन है, माइनर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन घुमा घुमा के 4 बार लिखा हुआ है, तो इसमें तुमको कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आई बात? जो जिस क्वेश्चन का जैसा डिमांड है उसको पढ़ते हुए उसका आंसर उसी अकॉर्डिंग हमको देना है, ठीक है? अब यहाँ देखो डिसाइडेड केसेस पूछ रहा है ना, डिसाइडेड केसेस, ठीक है? तो आप एक काम करो, अगर आपके पास फोन तो सबके पास है, ठीक है? अब फोन है, किताब है, कोई भी अगर चीज है आपके पास, तो जितना भी है माइनर से रिलेटेड केस वो सब आप एक जगह लिख करके रख लो। जितना भी है अनसाउंड माइंड से रिलेटेड केस वो सब एक जगह लिख के रख लो एटलीस्ट, ठीक है? उसका फैक्ट जो है अगर यूट्यूब वगैरह पे मिल जा रहा है, चाहे गूगल पे, तो उसको देख लो, ठीक है? और फ्रॉड से रिलेटेड कितने केसेस हैं, ठीक है? जनरल ऑफर से रिलेटेड कितने केसेस हैं, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कितने केसेस हैं, ये सब एक चार्ट फॉर्म में बना लो, और बस केस के नाम ही लिख लोगे ना, तो ये अगर डिसाइडेड केस के बारे में आएगा और आपको बस केस ही याद है, 3-4 ही केस याद है, तो भी आप वो लिख करके चले आओगे और अच्छा मार्क्स जो है वो पा जाओगे, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे केस लॉस पे ध्यान नहीं देते, जिससे उनका नंबर जो है इंक्रीज नहीं हो पाता। अब यहाँ देखो, कोहर्सन, व्हाट इज कोहर्सन? एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कोहर्सन एंड ड्यूरेस। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने बड़े अच्छे से आपको पढ़ाया। देख रहे हैं जो जो मैंने पढ़ाया है प्रीवियस अपने लेक्चर में, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का 12-13 लेक्चर हुआ है उसमें सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और उसी अकॉर्डिंग अगर सिर्फ आप उसी पीपीटी से पढ़ लेते हो ना, तो भी आप एक अच्छा मार्क्स जो है वो स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है? तो कोहर्सन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, ओके। डिफाइन अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस भी मैंने बताया था, वही क्वेश्चन है। फ्रॉड है सेक्शन 17 वो है, मिसरिप्रेजेंटेड सेक्शन 18 उससे पूछा है। मिस्टेक और फैक्ट ऑफ लॉ में अंतर है, सेक्शन 20-21 पूछा है। व्हाट काइंड ऑफ कंसिडरेशन 2D से पूछा है। कंसिडरेशन भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है ना? व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, व्हाट आर एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी क्या होता है। मेंटेनेंस एंड चैम्पेट्री, ये आपको ये जो है ये नहीं देखना है, ठीक है? नेक्स्ट है डिफाइन कंसिडरेशन एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ देखो कंसिडरेशन को जो है डिफाइन करो 2D को, और इसकी इम्पोर्टेंस बताओ कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कंसिडरेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या जो है महत्व है। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि विदाउट कंसिडरेशन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसकी इम्पोर्टेंस बताओ, ठीक?
कंसिडरेशन आउट टू बी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैंने कंसिडरेशन जब बताया था आपको अपने लेक्चर में, तो मैंने ये भी बताया था कि कंसिडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। तो वो बस वही सारी चीजें इसमें डिस्कस करनी है, ठीक है। पहले आप 2D को डिफाइन करोगे, फिर आप एक इसेंशियल जो फॉर्मेशन है कॉन्ट्रैक्ट को वो डिफाइन करोगे, और सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें बता सकते हो, ठीक है। कंसिडरेशन से रिलेटेड जो केस है वो इसमें डाल सकते हो, इलिस्ट्रेशन अपने आप से बना करके या फिर बेयर एक्ट की इलिस्ट्रेशन इसमें डाल सकते हो। देख रहे हो कितनी सारी चीजें जो है आप एक क्वेश्चन में प्रिपेयर कर सकते हो। ज्यादा कुछ मत करो, पढ़ जाओ 2 बार, ठीक है। उसके बाद उसका एक सिनॉप्सिस बना लो, ठीक है। ऊपर ऊपर पढ़ जाओ, आपको जैसे लग रहा है, जैसे मैंने फॉर्मेशन बनाया है उस अकॉर्डिंग उस टॉपिक को पढ़ जाओ, फिर उसका एक सिनॉप्सिस बना लो। और लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन के लिए सिनॉप्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक शॉर्ट नोट बनाते चलो। और अभी से आप अगर ऐसा करोगे तो पीसीएस या चाहे एपीओ चाहे किसी भी चीज की प्रिपरेशन आप करने जाओगे आगे, तो वही नोट्स आपको बड़े काम आएंगे जो एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्जाम आप बनाए होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो, कंसिडरेशन यही क्वेश्चन इससे रिलेटेड, मतलब एक क्वेश्चन आप अगर एक टॉपिक तैयार कर रहे हो ना, तो उससे कम से कम आपको 2 क्वेश्चन तो देखने मिल ही जाएंगे। इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट ये डाला हुआ है स्लाइड कि ये तो कम से कम आपका तैयार रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहें आप कि कुछ पढ़ा ही नहीं। अब यहाँ देखो, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले जो प्रोमिसर है वो अपने परफॉर्मेंस को नकार देता है करने से, ये भी शायद मैंने पढ़ाया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, कंसेंट जरूरी है कि नहीं है। कंसेंट एडम, देखो कंसेंट शुड बी एड इडम, ठीक है ना। मतलब जब हम कॉन्टेक्ट करते हैं तो हम एक चीज पे, जब दोनों पार्टी जो है कोई एक चीज है, उस दोनों पार्टी पे सेम मैनर पे सेम इंटेंशन के साथ अगर कोई जो दोनों पार्टीज है वो एग्री होती है, उसको कंसेंसस एड एडम कहते हैं। तो जब कंसेंसस एड एडम होता है तभी जाकर के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे और कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। आप देखे थे कि कोहर्सन से किसी का कंसेंट लिया जाया था पहले, तो उस समय तो कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर्म हो गया था, लेकिन बाद में जो पार्टी है जिसके ऊपर कोहर्शन हुआ था वो आगे चल करके उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना सकती है? वॉइडेबल बना सकती है, ठीक है ना। ये उसके ऊपर अब देखो, एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज, ठीक है, सेक्शन 27 है आई थिंक, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ट्रेड जो है 28 में है, ठीक है, सेक्शन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 में, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। देखो वेजरिंग से है, देखो वेजर से है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट सारी चीजें। अब आपको पता चल रहा होगा कि जो मैडम लेक्चर में पढ़ाई हैं वही सारी चीजों से तो क्वेश्चन आया है। आपको कभी भी किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हो तो सारी चीजें पढ़ने के लिए रेलेवेंट, आपके पास टाइम है तो पढ़ो, लेकिन अगर आपको पढ़ के नॉलेज लेना है रेलेवेंट चीजों को और अच्छे मार्क्स भी लेना है, तो उन टॉपिक को उठाइए जहां से ज्यादा आपको नॉलेज भी मिल जाए एज वेल एज आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाए, ठीक है। इसीलिए मैंने उन टॉपिक को जो है वो चुना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अगर कोई परफॉर्म करने में जो व्यक्ति है, कोई परफॉर्म करने में अपना कॉन्ट्रैक्ट अगर फेल होता है तो उसके कौन कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। कुजाई कॉन्ट्रैक्ट मैंने बड़े अच्छे से जो है वो डिफाइन किया है, टाइम प्लेस और मैनर क्या होना चाहिए, ये भी मैंने जो है वो डिफाइन किया है। कोजाई कॉन्ट्रैक्ट देखो, रेमेडीज क्या क्या होती हैं अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ देखो, डिस्कस द रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या क्या होगा, बस उसको इलिस्ट्रेट कर देना, ठीक है। अब यहाँ देखो, डिफरेंस बिटवीन पूछा है, डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग, डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग कुछ दिया होगा नीचे, उसको आपको करना होगा डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ देखो, शॉर्ट नोट 2 नंबर में, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर या 1 नंबर में शॉर्ट नोट आता है। कंसेंट क्या है, फ्री कंसेंट क्या है, अच्छा इसको सेक्शन के साथ जरूर लिखना, सेक्शन के साथ इसको जरूर लिखना, ठीक है ना। चलो
कंसेंट क्या है, 13 में है, 14 में है, 15 में है, ठीक है ना। इस तरह का जितना भी आपका बेयर एक्ट में, जैसे जैसे बेयर एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी गई है, उस सेक्शन को कोट करते हुए आपको लिखना है। जैसे मैं बता दूं आपको, हाँ, देखो, जैसे अगर बात करें हम लोग कंसेंट की, तो कंसेंट जो है ये सेक्शन 13 मैंने बताया, तो इसमें आपको क्या लिखना है कि कंसेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और वो क्या बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख देंगे इसका एज इट इज डिफिनेशन, two or more person are said to be consent when they agree upon the same thing in a same मैनर, ठीक है ना, या सेम सेंस। अगर सेम सेंस में दोनों पार्टी जो है एग्री होती है किसी चीज पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, और वो फ्री कंसेंट के साथ हो तो उसको क्या बोला जाएगा, कंसेंट बोला जाएगा। फ्री कंसेंट क्या है भाई, कंसेंट तो आप ले लिए यहाँ पे, लेकिन वो कंसेंट कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल देंगे कि सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंड फ्री कंसेंट। अब इसमें क्या बोलता है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय डैश, उसके बाद ए वन करके है कोहर्सन से, जो सेक्शन 15 में डिफाइन है। दूसरा अंडर इन्फ्लुएंस है, जो सेक्शन 16 में डिफाइन है। तीसरा जो फ्रॉड से सेक्शन 17 में डिफाइन है। चौथा मिसरिप्रेजेंटेशन जो सेक्शन 18 में डिफाइन है। पांचवा मिस्टेक जो सेक्शन 20, 21 और 22 में डिफाइन है। तब जा करके आपका ये फ्री कंसेंट, इसी तरह 15 सेक्शन 15 सेक्शन 16 सेक्शन 17 सेक्शन 18 में जो दिया हुआ है चीज, वो आप ऐसे डिफाइन करोगे, ठीक है ना। तो इतने सारे आपके क्या थे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर इतना आप कर लेते हो ना, अच्छे से पढ़ लेते हो सबके, जैसे मैंने बताया केस लॉज बना करके उसको, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे आप इम्पोर्टेंट आप क्या बोलते हैं सेक्शंस आप नोट कर सकते हैं। जैसे इंटरप्रिटेशन क्लॉज इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कब लागू हुआ, कब इफेक्ट में आए, तो आना ही चाहिए। इंटरप्रिटेशन क्लॉज इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिसर कौन है, एग्रीमेंट किस में दिया हुआ है, कंसिडरेशन किस में दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किस में दिया गया है, वॉइड एग्रीमेंट किस में दिया गया है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किस में दिया गया है। ये सारी चीजें आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जो है देखनी है, और उसी को याद भी करना है, एज इट इज उसको लिखना है। फिर आपको फ्री कंसेंट पूछ लेगा, सेक्शन 5 सेक्शन 3 भी पूछता है आपका, ठीक है। और फिर उधर आइए, सेक्शन 20 भी पूछता है, 20, 21, 22। फिर उसके बाद सेक्शन 26 तक, 27 तक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर 30, 31, 32, ठीक है। उसके बाद जब आ जाइए तो इधर 40 से भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 61 वगैरह भी इम्पोर्टेंट, 61, 62, 63। उसके बाद 72 से लेके 75 तक। और जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ये सब क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि इन्हीं सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप जरूर लगाइएगा, और जैसे मैंने बोला है, अगर आप वैसे लिखते हैं तो आपका जितने नंबर का भी क्वेश्चन पेपर है, उसमें से आपको 70% तो आने के पूरी पूरी चांसेस है, ठीक है ना, अगर आप ऐसे फॉलो करते हो तो, ठीक है। और अगर बात करें BA LLB जो 5th ईयर का प्रोग्राम है, उसमें मैंने सर ने जो है, टारगेट गुरुकुल ने आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है PDF भेजा हुआ है, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। और वैसे ही फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर होंगे, आप उसी अकॉर्डिंग अपना जो भी सब्जेक्ट आप BA के पढ़ रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।